और अब जयपुर से बड़ी खबर आपको देते हैं, जहां पर पिंक सिटी में ट्रिपल मर्डर से जुड़ी अपडेट सामने आ रही है। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे विधायक कालीचरण सराफ, परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर रहे हैं विधायक। आपको बता दें, महिला के घर के सामने रहने वाले युवक ने ही हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। मालवीय नगर इलाके में यह वारदात हुई थी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, पिंक सिटी में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। आपको बता दें कि घर में रह रही महिला और उसके 2 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया। आरोप लगा है कि पीड़ित परिवार के घर के पास ही वो युवक रहता था। सीसीटीवी फुटेज हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। यही वो शख्स है, पहचान कर ली गई है। अब खोजबीन जारी है और जल्द ही पुलिस आरोपी तक पहुंचने का दावा कर रही है। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए विधायक कालीचरण सराफ पहुंचे हैं। परिवार के सदस्यों से मुलाकात विधायक कर रही हैं और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए नजर आ रही है। पड़ोस में ही रहने वाले युवक ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था और ये तस्वीर विधायक जी की, जहां पर विधायक पहुंचे हैं, परिवार से मुलाकात कर रहे हैं, आसपास जो लोग हैं उनसे भी पूछताछ कर रही हैं, सुन रहे हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और किस तरीके से कानून व्यवस्था की धज्जियां यहां पर उड़ती हुई नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवाएंगे। कोटा में एसीबी की कार्रवाई में नगर विकास न्यास के इंजीनियर कमल मीणा की काली कमाई की परतें जांच के साथ खुलती जा रही है। एक साथ 3 जगह पर हुई छापेमारी में अब तक 37 तोला सोना, 1.5 किलो चांदी मिल चुकी है। इसके अलावा परिवार के दूसरे सदस्यों के नाम पर 29 व्यवसायिक और कृषि भूखंडों के दस्तावेज भी मिले हैं। और अब तक जांच में इतना तो साफ हो गया है कि कमल मीणा कई करोड़ की संपत्ति का मालिक है। आपको बता दें कि कमल मीणा यूआईटी में एक्सएएन के पद पर कार्यरत है। कमल मीणा लंबे समय से यूआईटी में कार्यरत है। चंबल रिवर फ्रंट सहित शहर यूआईटी के द्वारा कराए गए कई बड़े प्रोजेक्ट्स में शामिल रही है। तो कई करोड़ की संपत्ति का मालिक कमल मीणा धन कुबेर निकला है। कमल मीणा के 3 ठिकानों पर एसीबी की कार्रवाई। यूआईटी में एक्सएएन के पद पर तैनात है कमल मीणा। लेकिन फिर मेरे पास खबर आई कि साहब ऐसे इंसिडेंट हो गया, तो आप हॉस्पिटल आ जाओ, हम उनको लेके आ रहे हैं। मैं यहाँ आया, यहाँ पे उनका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। एक और बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवाएंगे। चूरू में मतदान के दिन वोटिंग करने जा रहे युवक से मारपीट मामले में अब तक 11 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस के मुताबिक अगुणा मोहल्ले के रहने वाले आबिद खान नाम के युवक ने कई लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 25 नवंबर को जब वो मतदान के लिए जा रहा था, उसी दौरान दोस्त में कुछ लोगों ने उसे रोककर मारपीट की थी। इतना ही नहीं, उसके पास 2000 रुपए से अधिक पैसे भी थे, जिन्हें छीन लिया गया। गौरतलब है कि शहर के बूथ संख्या 127 पर मतदान के दिन 2 पक्षों में मारपीट की घटना हुई थी। बढ़ते आगे, चूरू शहर के वार्ड नंबर 23 में बच्चों को लेकर हुए विवाद के बाद पत्थरबाजी का मामला सामने आया है। पीड़ित युवती ने पड़ोसियों पर घर पर पत्थरबाजी करने और लाठियों से मारपीट करने का आरोप लगाया है। हमले में एक परिवार के 3 लोग घायल हो गई हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल तमन्ना ने बताया है कि हमले के वक्त घर पर वो तीनों थे और वहीं हमलावरों ने घर में जबरन घुसकर वारदात को अंजाम दिया। कपड़ा खरीदने गया था ने जब कोई बिना के कोई जो मतलब रिलेशन में ने छोटो बाबू बिन गोदी ले ली थी। जब बा कोई नीलोफर की मम्मी है ना, बा पहला इन धक्का वगैरह दिया। जब बोली दादी जी थारो बच्चों थे ले लो चाहिए, बच्चे पर राड़ के करो। जब इन केकरी के पहला धक्को दे दियो। जब आ बोली कि दादी जी थे मत को जी का फेक गड़ा में हाथ गालिया, नाखून वगैरह गड़ो दिया। एक जब मई ने लेकर घर आ गई सीधी मम्मी और मैं सभी लेकर घर आ गया। ठीक है, बी के बाद में के मैं तो घर बैठा था एकदम आराम से। जो नीलोफर है ना, बी की जो खाला है, जो मतलब खाला की लड़की है और खाला को लड़की को लड़को ने जी को मतलब सीधो डायरेक्ट मारा घर आ गयो।
बढ़ते आगे, धौलपुर में एक व्यापारी के घर से चोरों ने उड़ाए 20 लाख रुपए। मामला धौलपुर जिले बाड़ी शहर का है, जहां के एक मेडिकल व्यापारी अपनी बहन के शादी में शामिल होने ग्वालियर गए हुए थे। चोरों ने घर अकेला पाकर घर से 7 लाख की नकदी के साथ 13 लाख के सोने चांदी के गहने पर हाथ साफ कर दिया है। इतना ही नहीं, शातिर चोर घर में लगे सीसीटीवी कैमरे और उसकी डीवीआर भी अपने साथ ले गए। घटना की जानकारी कोतवाली पुलिस को दे दी गई है, जांच की जा रही है। जब हम लोग शादी से आए, ग्वालियर में मेरी सिस्टर की शादी थी, तो हम लोग जब आए यहाँ ग्वालियर से करीब 10-11 बजे बाड़ी, तो हमने देखा कि हमारे घर का लॉक टूटा हुआ था, कमरे का लॉक टूटा हुआ था। तो यहाँ से मतलब आप देख सकते हैं कि सामान चोरी हो गया। हमारे ज्वेलरी और करीब 6 to 7 लाख कैश, तो अराउंड 20 लाख रुपीज़ का हमें चोरी यहाँ पर हो गया है। तो अभी हम लोगों ने FIR कर दी है, बाकी देखते हैं क्या होता है। बढ़ते आगे, भरतपुर जिले के गोपालगढ़ थाना क्षेत्र के गांव जोतरी पहाड़ी में बकरा चोरी विवाद में भाई भाई का दुश्मन बन गया है। लड़ाई झगड़े में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि जोतरी पहाड़ी निवासी शाहिद और उसके भाई हनीश सहित उसके पुत्र अकील का पर बकरे का बच्चा चोरी करने का आरोप लगाते हुए लोगों ने लाठी फरसी से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। शाहिद और अकील का गोपालगढ़ में उपचार जारी है। तो वहीं अलवर के अरावली विहार में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। फेरों से महज 3 घंटे पहले 25 साल की दुल्हन ने जहर खाकर अपनी जान दे दी है। दुल्हन की मौत के बाद शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। घटना के बाद बारात बेरंग लौट गई। दुल्हन की आत्महत्या करने के कारण अभी तक सामने नहीं आ पाए हैं। दोपहर में लगन टीका का कार्यक्रम हुआ था, जिसके बाद रात 11 बजे फेरे होने थे, लेकिन करीब 8:30 बजे ही दुल्हन ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। चश्मदीदों के मुताबिक 4 युवक गांव के रहने वाले 4 युवकों ने जहर दुल्हन तक पहुंचाया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मृत दुल्हन के शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। मामले में आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी गई है। आज दिनांक समय करीब 7 बजे PCR से सूचना मिली कि एक महिला जिसका नाम सलोनी है, जो बिचगावा की रहने वाली है, जिसकी पायल मैरिज गार्डन जयपुर रोड पर शादी थी और जिसके द्वारा अज्ञात कारणों के चलते कोई पॉइजन खा लिया है। और उसके बाद उसके परिजन सोलंकी हॉस्पिटल में लेके आए थे। सोलंकी हॉस्पिटल से उपचार के लिए जयपुर के लिए रवाना कर दिया गया था, जो रास्ते में ही जिसने दम तोड़ दिया, जिसको वापस मोर्चरी राजीव गांधी हॉस्पिटल। बढ़ते हैं आगे, कोटा स्टूडेंट सुसाइड मामले में डीएम के कोचिंग संस्थानों को नोटिस देने के बाद संस्थानों में हड़कंप मच गया है। पुलिस के मुताबिक कोचिंग संस्थान प्रशासन की गाइडलाइन की पालना नहीं कर रही है। वहीं मृतक छात्र कई दिनों से कोचिंग भी नहीं जा रहा था, जिसे लेकर कोचिंग ने प्रशासन को जानकारी नहीं दी थी। साथ ही छात्र की काउंसलिंग भी नहीं कराई गई थी, जिसके चलते छात्र ने तनाव में आकर पंखे से लटककर मौत को गले लगा दिया है। इस मामले में कोचिंग संस्थान को कल तक स्पष्टीकरण देना है। बुधवार को पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल दादाबाड़ी पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मोशन क्लासेस में जहाँ ये पढ़ता था, उन्होंने, चूंकि वो उनके परिसर में घटना नहीं हुई है, वो किराए के मकान से वक्फ नगर में रहता था, तो उन्हें कब सूचना मिली अभी मेरे प्रसंज्ञान में नहीं है, जानकारी में नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से कोचिंग संस्थानों की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की देखभाल करें, और इसके लिए बार बार जिला कलेक्ट्रेट में जो भी बैठक होती है, उस बैठक में उनको आगाह भी किया जाता रहा है, पाबंद भी किया जाता रहा है। यदि कोचिंग क्लासेस वालों की कोई गफलत या लापरवाही पाई जाती है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। भरतपुर में मौसम में अचानक हुए बदलाव के बाद ठंड और ठिठुरन बढ़ गई है।
सर्दी बढ़ने से जहां 4 से 5 डिग्री तापमान में गिरावट हुई है, वहीं किसानों को फायदा मिला है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी 2 से 3 दिन हल्की बूंदाबांदी का दौर चल सकता है। मौसम में बदलाव के साथ ही मौसमी बीमारियों ने भी आम लोगों को चपेट में लेना शुरू कर दिया है। सर्दी के मौसम में बुजुर्गों और बच्चों का खास ख्याल रखने से अपील की जा रही है। भरतपुर जिला मुख्यालय सहित आसपास के इलाके में हल्की बूंदाबांदी के साथ जो तेज हवाएं हैं उनका दौर जारी है और इससे कहीं ना कहीं जो ठंड है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और लगातार जिला मुख्यालय सहित आसपास के इलाके में जो बारिश है वो देखने को मिल रही है। साथ ही साथ कोहरा जो है वो भी देखने को मिल रहा है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित नजर आ रहा है। हालांकि किसानों को तो जो फायदा है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन जो मजदूर वर्ग लोग हैं, चाहे वो दूध बेचने वाले हों, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हों, उनको कहीं ना कहीं परेशानी का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त ग्रामीण इलाके में मौजूद हूं, तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से जो धुंध है वो देखने को मिल रही है और चारों तरफ धुंध ही धुंध जो है वो नजर आ रही है। इससे कहीं न कहीं जो किसान है उनको तो फायदा है, लेकिन दिहाड़ी मजदूर वर्ग के लोग हैं, आम जनजीवन वाले जो लोग हैं वो प्रभावित नजर आ रहे हैं, उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 2-3 दिन लगातार इस तरह का मौसम जो है वो रहने की जो संभावना है वो जताई जा रही है और मौसम विभाग के अनुसार ये भी कहना है कि जो ये बारिश और जो कोहरे का जो दौर है वो किसानों के लिए बेहद फायदेमंद है, क्योंकि गेहूं की और जो सरसों की जो फसल होती है उसमें शुरुआती तौर पर जो सिंचाई है वो करनी पड़ती है, लेकिन अब बारिश हो रही है तो ऐसे में किसानों को बड़ा फायदा यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन ठंड के साथ साथ जो कोहरा पड़ रहा है उससे आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित नजर आ रहा है। सुबह सुबह जो दिहाड़ी मजदूर वर्ग के लोग जो जाते हैं वो नहीं जा पा रहे हैं, दूध बेचने वाले हैं वो नहीं जा पा रहे हैं और ऐसे में लगातार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ठंड के साथ साथ जो मौसमी बीमारियां हैं वो भी अपना प्रकोप जो है दिखाने लगी हैं और जो सबसे ज्यादा 70 वर्ष के अधिक से उम्र के लोग हैं, वृद्ध जो लोग हैं और 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनको ये जो मौसमी बीमारी है वो अपनी चपेट में ले रही है और ठंड के कारण इस तरह की जो मौसमी बीमारी है वो देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। बढ़ते आगे, हनुमानगढ़ जिले में सर्दी का असर दिखने लगा है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में सुबह से ही घना कोहरा छाया दिख रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी दिनों जिले का पारा तापमान न्यूनतम जो है तापमान 10 डिग्री रहने का अनुमान है। वहीं सर्दी बढ़ने के साथ सड़कों पर विजिबिलिटी कम है, जिसके चलते वाहन चालकों को सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है। ऐसे में न्यूज 18 ने बढ़ती सर्दी और कोहरे को लेकर वाहन चालकों से खास बातचीत की। हनुमानगढ़ जिले में सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह कोहरा देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार जिले में अधिकतम तापमान 22 से 23 डिग्री और मिनिमम 10 से 12 डिग्री बताया जा रहा है। इस समय हम मौजूदा हनुमानगढ़ जंक्शन के भगत सिंह चौक पर सुबह 7 बजे का समय और आप देख सकते हैं कि कुछ चुनिंदा लोग सड़कों पर दिख रहे हैं। सड़कें खाली हैं, यहाँ ऑटो चालक खड़े हैं क्योंकि सर्दी का मौसम है। लोग भी देरी से उठ रहे हैं, कई जगह अलाव भी जगाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में चूंकि कोहरा है तो वहाँ जो है साधन जो चला रहे हैं वाहन चालक, उनको विजिबिलिटी की भी दिक्कत आ रही है। हमारे साथ यहाँ पर ऑटो चालक मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप ऑटो चलाते हैं और अभी ठंड के बाद कोहरा भी कहीं कहीं देखने को मिल रहा है, तो क्या लगता है कि जिस तरह से दुर्घटनाएं बढ़ती हैं कोहरे में, आपको भी सावधानी बरतनी पड़ती होगी? हाँ, किस तरह से मैनेज करते हैं इस कोहरे के मौसम में, क्योंकि यात्री भी आपके ऑटो में होते हैं, किस तरह से सावधानियां बरतते हैं? धुएं बस देख देख के चलते धीरे धीरे आराम के साथ, और सफेद पट्टी का सहारा ले गए, यही है सारा। जैसे इनका पट्टी का जैसे इनका कहना है सड़क की जो सफेद पट्टी है इसे देख के चलते तब। इनका ये कहना है कि कोहरे में दिक्कतें तो काफी आती हैं मगर बड़ी सावधानी से चलते हैं ताकि दुर्घटनाएं ना हो, क्योंकि अक्सर कोहरे में दुर्घटनाएं जो है काफी तादाद में होती हैं। और जैसे ये कह रहे हैं कि किनारे में सफेद पट्टी है उसके सहारे चलते हैं। बिल्कुल ऐसी स्थिति जो है जिले में और भी जो वाहन चालक है वो भी सावधानियां बरतते हैं। और जिस तरह से अभी सर्दी बढ़ रही है तो इससे कहीं ना कहीं न्यूज 18 भी जो है आम नागरिकों को ये कहना चाहता है कि जो कोहरा है इसमें सावधानी से वाहन चलाएं ताकि दुर्घटनाओं से बचाव हो सके। राजू रामगढ़िया, न्यूज 18 राजस्थान, हनुमानगढ़। तो वहीं करौली में लगातार दूसरे दिन कोहरे की वजह से आम जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है।
गुरुवार सुबह जिले में एक बार फिर झमाझम बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई है। सुबह मौसम साफ होते ही जिले में घना कोहरा छा गया। मौसम विभाग ने भी आगामी 1-2 दिन जिले में हल्के बादल छाए रहने और तापमान में गिरावट की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते क्षेत्र में बादल छाए हुए हैं, बारिश का दौर चल रहा है। वहीं कृषि विभाग ने बारिश से गेहूं, चना, सरसों की फसल के लिए अमृत के समान बताया है। झुंझुनू में मौसम की करवट के साथ कोहरा छाया हुआ है और साथ ही साथ पूरे जिले में इस तरीके की स्थिति है। बदले मौसम के मिजाज के बाद बीते 3 दिन से सुबह से ही कोहरे का असर देखा जा रहा है। जिले के ग्रामीण इलाकों में कोहरे की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को दिन में भी वाहनों की हेडलाइट जलाकर सफर करना पड़ रहा है। मौसम की इस करवट के बाद जिले में सर्दी का असर बढ़ने लगा है। किसानों का मानना है कि कोहरे से रबी की फसल को फायदा होगा, वहीं कोहरे और ओस की बूंदों से सरसों और चने की फसल में भी फायदे का आसार है। बदले मौसम के मिजाज के बाद अब सर्दी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। झुंझुनू जिले के ग्रामीण अंचल में बीते 3 दिनों से लगातार अल सुबह कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। कोहरे की वजह से जनजीवन प्रभावित है, तो वहीं वाहन चालकों को भी कोहरे के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे की वजह से वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर अपना सफर तय करना पड़ रहा है, तो वहीं किसानों का मानना है कि इस कोहरे से फसल को फायदा होगा। लगातार बदले मौसम के बाद जिले में सर्दी ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। बड़े सर्दी के असर के बाद लोग सुबह शाम अलाव तपते हुए नजर आ रहे हैं। आगामी दिनों में सर्दी का और बढ़ा हुआ असर जिले में देखने को मिलेगा। करसन सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 राजस्थान, झुंझुनू। अदालत परिसर में इन दिनों चुनावी गर्माहट देखने को मिल रही है। अभिभाषक परिषद के चुनाव 8 दिसंबर को परिषद के सभागार में होंगे। आपको बता दें कि अब तक 39 नामांकन आ चुके हैं। वहीं नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव सहित 17 नामांकन भरे गए हैं। अब तक अध्यक्ष पद पर 4, उपाध्यक्ष पद पर 4, महासचिव पद पर 4, संयुक्त सचिव पद पर 4, अर्ध सचिव पद पर 5, पुस्तकालय सचिव पद के लिए 2 और कार्यकारिणी सदस्य के लिए 16 आवेदन आए हैं। प्रत्याशी 1 दिसंबर तक नामांकन वापस ले सकेंगे। अधिवक्ता वोटर को 6 दिसंबर तक शपथ पत्र जमा करना होगा, जिसके बाद ही अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। अभी तक 800 अधिवक्ता शपथ पत्र जमा करा चुके हैं। नामांकन आ रहे हैं, उसमें अध्यक्ष के 4 प्रत्याशी के नामांकन आए, महासचिव के प्रत्याशी के नामांकन आए और अध्यक्ष में, उपाध्यक्ष में सिंगल नामांकन आया, कार्यकारिणी में 11 आए और अलग पदों पर 1-1 नामांकन। 6 तारीख तक 1 वोट 1 बार का शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। शपथ पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही वो वैलिड वोटर रहेगा और उसी के बाद 6 तारीख के बाद ही मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा और वही मतदान कर सकते। कोई प्लानिंग की हो दिल्ली में बैठ करके कि किसी भी तरह हमें राजस्थान की सरकार को इस बार रिपीट नहीं करने देना है। उस में लैंग्वेज बोल रहे थे गुस्से के अंदर। योगी जी महाराज बोलते जानते क्या बोलते थे, तो ये एक प्रकार से भड़काने वाली बातें भी करते थे धर्म के नाम पे भी। लगता है कि अगर वो चल गया इनका तो अलग बात है, पर परिषद से नहीं था वो चला नहीं, इनका नहीं चला तो हम सरकार बनाएंगे। राहुल गांधी को लेकर के जैसे सूरत कोर्ट में उनके 2 साल की सजा हुई, उनकी मेंबरशिप चली गई, चुनाव लड़ने पर संदेह हुआ, बाद में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। ठीक वैसे ही यूपी के सुल्तानपुर में अदालत ने नोटिस जारी किया राहुल गांधी को, 16 दिसंबर को तलब किया है और उसमें यह है कि अमित शाह को लेकर के उन्होंने 2018 में बेंगलुरु में मर्डर कहा था और वहां जो वकील हैं बीजेपी से जुड़े हुए हैं उन्होंने राहुल गांधी के लिए 2 साल की सजा मांगी और सेम वैसे ही उनकी मेंबरशिप जाने की तैयारी, वो चुनाव न लड़ पाए ऐसी तैयारी एक बार फिर नजर आ रही है। देखिए राहुल गांधी जी के बारे में जो ये हमला बोल रहे हैं ना,
इनके 2024 में महंगा पड़ेगा इनके लिए। तो चॉइस जो है आ रहा है उसमें मोदी जी का वो हो रहा नहीं रहा है जो पहले था। मोदी 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 जो बोलते थे, अब कहाँ बोलते हैं, कोई बोलते नहीं है। मीटिंगों में वो लोग नहीं आते जो पहले आते थे, अब वो नहीं समझ पा रहे हैं, उनकी मर्जी है। मेंबरशिप जाने की खतरा है? कोई मेंबरशिप जाने वाली नहीं है। इनके षड्यंत्र चलते रहते हैं, उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। ये लोग षड्यंत्रकारी हैं, ये लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। चाहे जुडिशरी हो दबाव में है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आप देख ही रहे हो क्या हो रहा हाल। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो बिहेवियर है वो माकूल है क्या? और ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई भेज रहे अभी तक घरों में लोगों के, और उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म कर रहे हैं। जबकि मैं चाहता हूँ वो रहे। इकोनॉमिक ऑफेंस जरूरी है, एजेंसी है ये, इनकम टैक्स जरूरी है रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। उनकी बजाय इन सबका डाइवर्ट कर दिया पॉलिटिशियन के ऊपर, तो कितना बड़ा नुकसान देश को हो रहा है। इकोनॉमिक ऑफेंस कितना हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। वो इनकी परवाह नहीं है। एजेंसी का काम वो है जो नहीं करें वो लोग, उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है। आजकल तो एजेंसी वाले आते हैं ना, पहले इतना करते हैं हम 12 बजे आने वाले, भाई आप देख लेना। आप सोच सकते हो कहाँ जा रहा है देश। ये तमाम बातें चिंताजनक है देश के लिए। अब देशवासी कब समझेंगे उसका इंतजार करो। मैं समझता हूँ कि अब समझेंगे। अब मैं कहीं बात करता हूँ तो कई जगह लोग समझने लग गए हैं कि ये कहते वो कुछ है, करते कुछ है। इनका चाल सही तो चेहरा सामने आ चुका, देश के सामने आ चुका है। देश की बर्बादी से बचाने के लिए मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आज़ादी जंग के अंदर भी उनकी भूमिका थी। उस भूमिका में मीडिया आते हुए क्यों डरता है? आज पूरा मीडिया डरा हुआ। गोदी मीडिया क्यों कहलाता है? लोगों को बुरा लगता है कि गोदी मीडिया क्यों कहता हम लोगों को। कुछ लोगों को छोड़ दो, सब कॉमर्शियल हो गया धंधा। ये धंधा है कॉमर्शियल आप लोगों का, पैसा कमाने का धंधा हो गया। ये मिशन कुछ नहीं रहा है, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे आपका विजुअल मीडिया हो। दुर्भाग्य है तुम लोग खुद को गुलाम बना रखा है। आज कोविड आ गया, पैसे कम कर दिए, नौकरी निकाल दिया, ट्रांसफर कर दी। हिंदुस्तान भर में कई जगह ऐसा हो रहा है। कई लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, रिस्क भी ले रहे हैं लोग, रिस्क ले रहे हैं लोग। आपकी मजबूरी है, आपको अपना घर चलाना है, पर जो मिशन आपका होना चाहिए ईमानदारी की बात है। चौथा स्तंभ क्या है? चौथा स्तंभ के हिसाब से आप लोग काम कर रहे हो क्या, कर पा रहे हो क्या? अपनी अंतराल में पूछो, मुझसे मत कहलवाओ। मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है, मुझे गुस्सा कोई मालिक है या मीडिया में नहीं आ रहा है। मुझे आ रहा है कि देश के हालात जो बिगड़ रहे हैं, जब देश बर्बादी हो जाएगा फिर तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे। कोई नहीं बोल पा रहा है। आप में तो प्लेटफॉर्म जो है हिंदुस्तान में, सत्य हिंदी और कई ऐसे, मैं नाम भूल गया हूँ, वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं वो लोग। उनकी तारीफ जितनी करें उतनी कम है। ये हालात देश में बन गए। मेरा क्या वगैरह, मैं तो अपनी दिल की दुख बता रहा हूँ आपको। मुझे दुख हो रहा है कि देश की दिशा में जा रहा है। ये तो क्या बताएं। गुजराती दो हैं जो आपके नेता। मैं गया गुजरात 17 में, मोदी जी ने कहा एक मारवाड़ी आया हुआ है यहाँ पे गुजरात, मेरे गुजरात के अंदर, राजस्थानी, जो हमें हराने में लगा हुआ है। भाई और बहनों, अगर मुझे मारवाड़ी हराएगा तो मैं फिर आपके पास आऊँगा, नहीं तो कहाँ जाऊँगा। बोले मुझे आप जिताओ। भावुक बन गए वहाँ पर, भावुक बन के मुझे नीच कहते हैं, मुझे नीच कह दिया और भावुक हो गए, चुनाव जीत गए। अब दो गुजराती में राजस्थान में आए हुए हैं। अब मैं कह रहा हूँ भाई और बहनों, मैं कहाँ जाऊँगा, आप मुझे जिताओ। ये दो गुजराती जो है ये आगे क्यों चुनाव जीत रहे हैं यहाँ पर, उस वाली बात है। तो मुझे बहुत दुख है। मैं कोई व्यक्तिगत ना किसी खिलाफ हूँ ना कोई नेता हो कोई पार्टी का। मेरा मानना है डेमोक्रेसी के अंदर प्योरली लड़ाई प्रोग्राम प्रिंसिपल की होनी चाहिए। क्या आपकी नीतियाँ हैं, पॉलिसी क्या है, प्रोग्राम क्या है और प्रिंसिपल क्या है। लड़ाई हमारी ये दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, पर ये हमें दुश्मन मानने लग गए हैं। चक्कर ये हो रहा है, डेमोक्रेसी खत्म हो रही है क्योंकि दुश्मन मानते हैं हम लोगों को। अब पता नहीं आरएसएस की भूमिका कब तक रहेगी इनके साथ में।
आरएसएस कहते हैं हम सांस्कृतिक संगठन है और जिसको अपना और अलग रखते हैं, वो देख नहीं रहे देश में क्या हो रहा है। वो मोदी जी की गवर्नमेंट के बारे में उनके क्या कमेंट है, खुल के बाहर आना चाहिए उनको। आज इनकी पार्टी में रिवोल्ट होने की स्थिति आ गई है। आज नहीं तो कल समझदार लोग तो रिवोल्ट करेंगे इस पार्टी के। समझदार लोग रिवोल्ट करेंगे और रिवोल्ट करना चाहिए, रिवोल्ट करना भी चाहिए। अगर रिवोल्ट नहीं करेंगे तो वो भी दोस्त के भागीदार बनेंगे। और कुछ कहना चाहते हैं मुझसे? सर, तेलंगाना में आज वोटिंग हो रहा है, बातें चल रही हैं, दोबारा आप मुख्यमंत्री बनेंगे?